स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग अब तक जो पढ़े वो ये था कि एक ऑडिट का प्रोसीडियर क्या होना चाहिए, प्रोग्राम कैसे बनता है, ऑडिट का प्लानिंग कैसे होता है, उनके बारे में बात की। डॉक्यूमेंटेशन बोल के टॉपिक पढ़े कि हम लोग क्या क्या डॉक्यूमेंट मेंटेन करते हैं, तो ऑडिट फाइल मेंटेन करते हैं, ऑडिट वर्किंग पेपर मेंटेन करते हैं। अब हम आता है ऑडिट नोटबुक की तरफ, और उसके बाद में बढ़ेंगे एक दो छोटा छोटा टॉपिक करते हुए। अगर आपको एक स्कूल का ऑडिट करना हो, अगर आपको एक कॉलेज का ऑडिट करना हो, आपको एक हॉस्टल का ऑडिट करना हो, या आपको एक हॉस्पिटल का ऑडिट करना हो, तो आप कैसे ऑडिट करोगे उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले ऑडिट नोटबुक का मतलब क्या। देखो, सब एक जैसा लगता है। ऑडिट वर्किंग पेपर में भी वही सब बात हो रहा है, आपको कागजात रखने हैं हर चीज का एविडेंस के रूप में। ऑडिट फाइल वो फाइल है जिसमें आप ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट प्लान, ऑडिट नोटबुक का सारा पेपर्स को एक जगह जमा करते हो, वो हो गया ऑडिट फाइल। तो फिर ये ऑडिट नोटबुक क्या अलग से। देखो, होता क्या है, जब हम लोग ऑडिट करने जाते हैं ना किसी का, तो स्टार्टिंग में कुछ मतलब जूनियर ऑडिटर वगैरह जाते हैं, मेन सीनियर ऑडिटर एक बार में नहीं जाता, या फिर थोड़ा सीनियर जाता है, एकदम मेन वाला नहीं जाता। तो बहुत सारा क्वेरीज जो होता है, जो हम लोग को क्लाइंट से पूछना, हम लोग डायरेक्टली नहीं पूछ पाते, या हम लोग पूछ भी लेते हैं तो एक बार में हर बार एक क्वेरी ढूंढ के तो जाके नहीं पूछेंगे ना, कहीं पे नोट डाउन करके रखेंगे क्वेरीज को, वो क्या जवाब दिया वो भी कहीं नोट डाउन करके रखेंगे। तो इसके लिए जो पेपर मेंटेन होता है उसको बोलते हैं ऑडिट नोटबुक। तो देखो, ऑडिट नोटबुक इज अ रजिस्टर मेंटेन बाय द ऑडिट स्टाफ टू रिकॉर्ड द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑब्जर्व्ड। हमको क्या इंपॉर्टेंट बात दिखा, हम लिख लिए एक जगह। कोई एरर या कोई डाउट या कोई क्वेरी है मेरे माइंड में, तो वो लिख लिया। कोई एक्सप्लेनेशन या क्लैरिफिकेशन चाहिए हमको मैनेजमेंट से बाद में, क्योंकि देखो, चेक करते वक्त हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता, तो बाद में तो सवाल भूल जाएंगे हम, तो हम एक जगह नोट डाउन करते जाते हैं। तो जहां वो सब चीजें नोट डाउन करते हैं उनको बोला जाता है ऑडिट नोटबुक। तो देखो, अगर हम बायोलॉजिकली बात करें, अब तक हम लोग 3 टाइप का डॉक्यूमेंटेशन का बात पढ़े। डॉक्यूमेंटेशन में ऑडिट वर्किंग पेपर, मतलब आप जो भी एनालाइज किए हो, आपको जो जो इंफॉर्मेशन मिला आप सब एक जगह रिकॉर्ड किए, वो हो गया ऑडिट वर्किंग पेपर। जैसे डेटा का शेड्यूल। हेलो, देखो, हम ये बोल रहे हैं कि हम लोग ऑडिट करने जब जाते हैं तो बहुत सारा फाइल, पेपर, डॉक्यूमेंट एक जगह मेंटेन होता है, हम लोग उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो जैसे हम पढ़ा कि ऑडिट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होता है, तो देखो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे एक लिस्ट दे रहा होगा, जब हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस भी किए थे। ऑडिट का प्रोग्राम का एक पेपर पूरा कि हम कैसे ऑडिट करेंगे, हम क्या क्या एनालाइज किए, मेमोरेंडम होता है उसका कॉपी, सिग्निफिकेंट मैटर का हम एक समरी बनाते हैं उसका कॉपी, कोई लेटर ऑफ कंफर्मेशन लिए, डेटर से बोले हमको, मेरा क्लाइंट बोल रहा है डेटर 20,000 है, हम कैसे मान लें, हम बोले डेटर से एक लेटर मंगवा के दो, कंफर्मेशन लेटर। बैंक बैलेंस वो बोल रहा है इतना, हम बोले बैंक से कंफर्मेशन मंगवा के दो, क्रेडिटर से रिप्रेजेंटेशन मंगवा के दो। तो ये सब डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए, चेकलिस्ट मेंटेन करते हैं एक, तो ये सब ऑडिट डॉक्यूमेंट्स होता है। तो जिसमें पहला बात आया ऑडिट वर्किंग पेपर का। तो ऑडिट वर्किंग पेपर हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जब हम ऑडिट करते हैं तो हम बहुत सारा डेटर का शेड्यूल, क्रेडिटर का लिस्ट, बैंक बैलेंस का लिस्ट, लीगल एडवाइजर का लिस्ट, हर चीज का लिस्ट ले लेते हैं मैनेजमेंट से, स्टॉक के वैल्यूएशन का लिस्ट, कैश बैलेंस कंफर्मेशन का लिस्ट, ये सब बीआरएस का लिस्ट, एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या क्या हुआ उसका लिस्ट। तो ये सब लिस्ट, जो मिनट्स का लिस्ट, ये सब जो लिस्ट हम लोग ले लेते हैं, इनको ऑडिट वर्किंग पेपर कहा जाता है। फिर हम लोग नेक्स्ट डॉक्यूमेंट में आए ऑडिट फाइल, जहां ये सारा प्रोग्राम, ऑडिट वर्किंग पेपर रखा जाए उसको बोलते हैं ऑडिट फाइल। सारा पेपर को जहाँ कलेक्ट करके रखते हैं। एक परमानेंट फाइल होता है, कुछ टेम्पररी फाइल होता है। अब आता है वो टॉपिक जो आज पढ़ना है, ऑडिट नोटबुक। होता क्या है, हम अभी अभी बोले आपको, हम दोबारा रिपीट करते हैं। ऑडिट नोटबुक एक रजिस्टर है। हम ऑडिट करते वक्त जो जो बात ऑब्जर्व किए, जो जो मेरे मन में डाउट या क्वेरी आया या कुछ एरर मिला, उसको नोट डाउन कर लेते हैं, क्योंकि हम एक बार में सारा करेक्शन करवाने नहीं जा सकते, हमको थोड़ा थोड़ा टाइम चाहिए। हम पूरा एक जगह रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर एक बार में जाते हैं, बोलते हैं यही ये करेक्ट कर लो, या यही ये क्वेरी है इनका जवाब दे दो। तो उनको कहीं एक जगह नोट डाउन करने को बोलते हैं ऑडिट नोटबुक। तो अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। ऑडिट नोटबुक इज अ रजिस्टर मेंटेन्ड बाय द ऑडिट स्टाफ टू रिकॉर्ड द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑब्जर्व्ड, एरर्स, डाउट्स, क्वेरीज, एक्सप्लेनेशन एंड क्लैरिफिकेशन टू बी रिसीव्ड फ्रॉम द क्लाइंट। टू बी रिसीव्ड, जो जो मांगना है क्लाइंट से हमको, वो हम एक जगह नोट डाउन किया, वरना भूल जाएंगे।
It also contains the definite information regarding the day-to-day work performed by the audit clerk. लो, हम तो जूनियर ऑडिटर है, तुम मेरा सीनियर ऑडिटर हो, तुम कल को आगे हमको पूछे हम क्या क्या किए, किस दिन क्या काम खत्म किए हम, तो हम अपना काम डे टू डे काम का भी रिकॉर्ड उसी में मेंटेन कर देगा, ताकि मेरा भी एविडेंस रहे कि हम ये काम किए. इन शॉर्ट, ऑडिट नोटबुक इज यूजुअली अ बाउंड नोटबुक in which large variety of matters observed during the course of audit are recorded. देखो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया आपको ऑडिट नोटबुक का. Following are the queries made in the audit notebook. जैसे वाउचर नंबर 75 paid toward the advertisement expense for rupees 3,50,000. इस वाउचर का हमको कुछ गड़बड़ी नजर आ रहा है. 3.5 लाख का एडवर्टीजमेंट वाउचर से पेमेंट हो गया, कैश वाउचर से, ये कैसे हो गया? तो ये हम एक जगह नोट डाउन कर लिया. वाउचर नंबर 170 में जगह रेंट पेड रुपीज 22,000. इसमें हमको कुछ डाउट हो रहा है, प्रॉपर्टी का पेपर देखना है हमको एक बार कि रेंट कितना लिखा हुआ है एग्रीमेंट में. वाउचर नंबर 98 में हमको मिला मटेरियल परचेज एंड रिसीव्ड इन स्टोर फॉर रुपीज 58,375. हमको उसके बारे में कुछ क्लैरिफिकेशन मांगना है. या वाउचर नंबर 245 जिसमें हम देखा मशीनरी परचेज किया है 7,28,000 का, तो हमको मशीनरी का फिजिकल डॉक्यूमेंट्स देखना है या मशीनरी को फिजिकली देखना है. तो देखो ऐसे नोटबुक में हम चेक करते जाते हैं और बातों को रिकॉर्ड करते जाते हैं जिनके बारे में हमको क्लैरिफिकेशन लेना है. तो अब देखो यहाँ पे लिखा है कंटेंट ऑफ द ऑडिट नोटबुक, अ लिस्ट ऑफ अकाउंट्स बुक नॉर्मली यूज्ड एंड मेंटेन्ड. हम ये लिखेंगे क्या क्या अकाउंट्स बुक आपके यहाँ बनता है. नेम ऑफ द प्रिंसिपल ऑफिसर, देयर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. कौन आपका प्रिंसिपल ऑफिसर, उसका क्या क्या काम है, ताकि हम उससे वही चीज जाके पूछेंगे. नेम ऑफ द बिजनेस कैरिड, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल एसोसिएशन का थोड़ा बहुत कुछ बात, कोई मिनट का एक्सट्रैक्ट. स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज आपके यहाँ कौन कौन है, आपका ऑडिट प्रोग्राम के बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी लिखेंगे हम. अकाउंटिंग मेथड कौन सा फॉलो होता है. रूटीन क्वेरीज, जैसे कोई रिसिप्ट वाउचर मिसिंग है तो ये सब भी लिख के रखेंगे कि ये वाउचर नहीं मिला हमको. यहाँ पे एंट्री है टैली में लेकिन हमको वाउचर गायब है. डिटेल ऑफ एरर एंड फ्रॉड डिस्कवर्ड, हमको कुछ एरर मिला, कुछ फ्रॉड मिला, चेकिंग करते करते एक जगह नोट डाउन कर लिए हम. पॉइंट टू बी इंक्लूडेड इन ऑडिट रिपोर्ट, कोई ऐसा बात है जो हमको अलग से ऑडिट रिपोर्ट में, देखो जनरली ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट फिक्स होता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा बात होता है जो हो सकता है हमको ऑडिट रिपोर्ट में डालना पड़े. जो अगर ऑडिट रिपोर्ट में हमको वो बातें डालनी है अगर अलग से, तो हम भूल जाएंगे, तो बाद में हम अपने ऑडिट नोटबुक में रिकॉर्ड करके रख लिए. डिटेल ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू बी रेफरेंस फॉर फ्यूचर ऑडिट. अगर फ्यूचर ऑडिट का रेफरेंस के लिए भी हमको कोई बात चाहिए तो वो भी हम रिकॉर्ड करके रखिएगा. डेट ऑफ कमेंसमेंट एंड कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, हम कब ऑडिट स्टार्ट किए और मेरा ऑडिट कंप्लीट कब हो रहा है, ये जानकारी भी हम लिख के रखेंगे. तो ये सब कुछ एक जानकारी है जो हम ऑडिट नोटबुक में लिख के रखेंगे ताकि बाद में मेरे काम आएगा, या इनको क्वेरीज वगैरह पूछते वक्त हमको वो याद करने के लिए हेल्प मिलेगा कि हाँ ये बात पूछना था. तो यहाँ पे एडवांटेजेस दिए ऑडिट नोटबुक का. तो देखो आपको ये ऑडिट वर्क में मदद करता है, आपको ऑडिट रिपोर्ट बनाने में हेल्प करता है, ये आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है आप कब क्या काम किए, ये आपको अगला ऑडिट में गाइड के रूप में काम करता है कि ये सब गलती हमको दोबारा देखना है नेक्स्ट ईयर. ऑडिट स्टाफ क्या काम किया उसके एवेल्युएशन में मदद करता है, जिम्मेदारी फिक्स करता है कि कौन क्या चीज़ चेक किया था. नो डिसलोकेशन ऑफ ऑडिट वर्क, और ऑडिट वर्क में कोई चीज़ छूटेगा नहीं इसके कारण. ऑडिट नोटबुक का डिसएडवांटेज क्या है, फॉल्ट फाइंडिंग एटीट्यूड, हमेशा आपको लगेगा आप गलतियों निकालने में लगे हुए हो. मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है कई बार इतना, और वो रफली रिकॉर्ड होता है थोड़ा, तो कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है. इम्प्रॉपर प्रिपरेशन, लो हम बोल ही दिया रफली मेंटेन होता है तो थोड़ा इम्प्रॉपर होता है ये, और बहुत बार इसका ऑडिट पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है. अगली बार ना आपके दिमाग में यही रहता है, हाँ ये गलती पिछली बार मिला था, इसको फिर चेक करना होगा, पता चला अगली बार वो ठीक ही है, तो आप वैसा वैसा चीज़ चेक करने लग जाते हो जो एक्चुअली में गड़बड़ी खाली पिछली बार ही था, लेकिन आपका ध्यान खाली उन्हीं बातों पे ज़्यादा रह जाता है, तो सब्सिक्वेंट ऑडिट में थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट आ जाता है. आखिरी डॉक्यूमेंट का बात करेंगे ऑडिट मेमोरेंडम. तो हम लोग ऑडिट फाइल का बात किए, हम लोग ऑडिट वर्किंग पेपर का बात किए, हम लोग नोटबुक का बात किए, अब बात करेंगे ऑडिट मेमोरेंडम का. द फाइनल स्टेप इन द ऑडिट प्रोसेस इज द ऑडिट मेमोरेंडम विच समराइज ईच फेज ऑफ द ऑडिट एंड गिव यू द रीडर्स रिकमेंडेशन फॉर चेंज दैट विल इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ द रिकॉर्ड एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी. एक फाइनल समरी बनता है हर एक फेज में हम क्या क्या किए थे और उसके हिसाब से हम क्या क्या ढूंढे थे, उसके हिसाब से हम थोड़ा सा एडवाइस भी रिकमेंड करते हैं, हम रिकमेंडेशन देते हैं कि ये चेंज कीजिए
तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में बेटर होगा। तो वो जहां हम रिकॉर्ड करते हैं उसको बोला जाता है ऑडिट मेमोरेंडम। तो राइटिंग एन ऑडिट मेमोरेंडम रिक्वायर्स इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द बिजनेस एंड द अटेंशन टू डिटेल रिक्वायर्ड टू कंपेयर रिकॉर्ड विथ रियलिटी। ऑडिट मेमोरेंडम लिखने के लिए आपको बहुत डेप्थ नॉलेज होना चाहिए और आपका प्रॉपर एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि एडवाइस देना इतना आसान नहीं है क्लाइंट को कि आपके यहाँ पे ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे हो तो बेटर होगा आपके लिए। तो वो सब चीज़ें थोड़ी सी देखभाल के करनी पड़ती है। तो हम लोग बात किए ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट प्लानिंग का, हम लोग बात किए डॉक्यूमेंटेशन का। अब थर्ड टॉपिक पे आते हैं ऑडिट एविडेंस के ऊपर, कि ऑडिट में एविडेंस क्या होता है, कैसे एविडेंस कलेक्ट करते हैं और किन किन चीज़ों को हम अपना प्रूफ मानते हैं। तो टू फ्रेम एन ओपिनियन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर ऑब्टेन फैक्ट्स, डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा which enable him to reach to the conclusion regarding his opinion। ऑडिट करते वक्त ऑडिटर बहुत सारा फैक्ट्स, डॉक्यूमेंट्स ये सब एक जगह कलेक्ट करता है ताकि एक कंक्लूजन तक पहुंच सके। दीज फैक्ट्स, डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा नोन एज ऑडिट एविडेंस। तो ये फैक्ट्स को, इन डॉक्यूमेंट्स को हम एविडेंस बोलते हैं। ये सोर्स क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दो ही जनरली सोर्स होता है ऑडिट एविडेंस का, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड हेड्स, इंटरनल एविडेंस एंड एक्सटर्नल एविडेंस। इंटरनल एविडेंस मतलब कंपनी के अंदर का डॉक्यूमेंट को देख के कोई एविडेंस मिला हमको, और एक्सटर्नल मतलब बाहर का कोई बात से पता चला। तो देखो इंटरनल एविडेंस क्या क्या होता है। इफ द एविडेंस ओरिजिनेट विद इन द क्लाइंट्स ऑर्गेनाइजेशन बीइंग ऑडिटेड देन इट इज नोन एज इंटरनल एविडेंस। फॉर एग्जाम्पल डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, सेल्स इनवॉइस, कॉपी ऑफ सेल्स चालान, कॉपी ऑफ कैश मेमो, इंस्पेक्शन रिपोर्ट, ये सब कंपनी के इंटरनल डेटा होते हैं ना। सेल का बिल, सेल का चालान, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, कैश मेमो, GRN, इंस्पेक्शन रिपोर्ट, ये सब कंपनी के इंटरनल डेटा होते हैं। तो वहाँ से अगर हमको कोई प्रूफ मिला तो उसको बोलते हैं इंटरनल एविडेंस। कोई गड़बड़ी, कोई घोटाला, कोई एरर, कोई फ्रॉड। एक्सटर्नल एविडेंस क्या क्या है? इफ द एविडेंस ओरिजिनेट आउटसाइड द क्लाइंट्स ऑर्गेनाइजेशन बीइंग ऑडिटेड देन इट इज नोन एज एक्सटर्नल एविडेंस। जैसे डेबिट नोट या क्रेडिट नोट अदर पार्टी का, परचेज इनवॉइस यानी अदर पार्टी जो आप पे बिल रेज कर रहे हैं, सप्लायर का चालान, बैंक से कंफर्मेशन, डेटर से कंफर्मेशन, क्रेडिटर से कंफर्मेशन, ये सब ऑडिट एविडेंस है एक्सटर्नली। देखो यहां पे हम एग्जांपल ऑफ ऑडिट एविडेंस बोल के एक लिस्ट बना के दिए हैं। इंटरनल क्या क्या हो गया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंटिंग इन्फो, बैंक अकाउंट, मैनेजमेंट अकाउंट, फिक्स्ड एसेट का रजिस्टर, पेरोल का लिस्ट मतलब स्टाफ का डिटेल, बैंक स्टेटमेंट, बैंक कंफर्मेशन हो गया एक्सटर्नल, इनवॉइसेस अगर आप रेज कर रहे हो तो इंटरनल, बाहर वाला आप पे रेज कर रहा है तो एक्सटर्नल, रिसिप्ट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट यूज बाय द बिजनेस टू सपोर्ट द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इवेंट in the financial statement. Audit evidence could also form in video, email, audio and verbal. जरूरी नहीं है एविडेंस हमेशा रिटर्न हो, वीडियो भी चलेगा, ईमेल भी चलेगा, ऑडियो भी चलेगा, वर्बल भी चलेगा। अगर आप प्रूफ कर सकते हो तो वो ऑडिट एविडेंस है आपका। तो ऑडिट एविडेंस पे अगर शॉर्ट नोट आता है तो मीनिंग लिखना है, इंटरनल एक्सटर्नल टाइप लिखना है और एग्जांपल्स दे देना है। अब आता है ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन करने का प्रोसीड्योर क्या है। यहाँ पे हम आपको 6 बुलेट दिए हैं, तो 6 तरीका है ऑडिट एविडेंस को जुगाड़ने का। पहला, ऑडिट इंक्वायरी, आप इंक्वायरी करो, हर चीज के बारे में पूछताछ करो। दूसरा, ऑडिट ऑब्जर्वेशन, आप घूम घूम के क्लाइंट काम कैसे कर रहा है उस पर नजर रखो, देखो वो एंट्री कैसे करता है, देखो वो स्टॉक का रिपोर्ट कैसे बना रहा है, देखो वो स्टॉक का मैनेजमेंट कैसे कर रहा है, देखो वो स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे कर रहा है। तो आप ऑब्जर्व कर करके उनके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हो। ऑडिट इंस्पेक्शन मतलब आप डिटेल में चीज़ों को चेक करना स्टार्ट करो। एनालिटिकल प्रोसीड्यूर, आप एनालिसिस लगाओ, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट को पढ़ के, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल डेटा को पढ़ के आप एनालाइज करो अपने हिसाब से कि ये चीज़ तो यहाँ गलती है। रिकैलकुलेशन, दोबारा से सारा कैलकुलेशंस करवा के देखो, डिप्रिसिएशन का, प्रोविडेंट फंड का, ये सब का, वहाँ से पता चल जाएगा। रीपरफॉर्मेंस, ये एक मस्त तरीका है। कभी कभी क्लाइंट को बोलते हैं कि ये एक बिल है, आप इसको पूरा एंट्री करके दिखाओ, आप करते कैसे हो। तो वो लोग को करने का प्रोसेस वो आपको करके दिखाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि वो लोग कैसे किया। या आप करके देखो, वही आंसर आ रहा है क्या जो क्लाइंट का आ रहा है। एकदम बिगिनिंग से एंड तक पूरा ट्रांजेक्शन को आप करके देखो और देखो आपका आंसर और क्लाइंट का आंसर मैच कर रहा है क्या। अगर कर रहा है तब तो ठीक है।
तो ये सब कुछ एक इंस्पेक्शन का तरीका है, रीपरफॉर्मेंस करना, रिकैलकुलेट करना, एनालाइज करना, इंस्पेक्ट करना, ऑब्जर्व करना, इंक्वायरी करना। इंक्वायरी मतलब पूछाताछी करना, और इंस्पेक्ट मतलब डिटेल में चेक करना। अब यहाँ पे गुड क्वालिटी ऑफ एन एविडेंस डिपेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कैसे भरोसा कर लें कि वो एविडेंस जो मिल रहा है वो सही है? किस बात पे डिपेंड करता है ज़्यादातर कि हम उस एविडेंस को ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट माने कि नहीं माने? देखो, अगर वो एक्सटर्नल सोर्स से जनरेट हो रहे हैं तो मानना चाहिए, इंटरनल से ज़्यादा एक्सटर्नल पे भरोसा करो। ऑडिटर खुद अगर प्रिपेयर किया है उसको, ऑडिटर अगर खुद प्रिपेयर किया है उसको, तो आप भरोसा कर सकते हो क्योंकि आप खुद बनाए उसको। अगर क्लाइंट बना के दिया है लेकिन क्लाइंट का इंटरनल कंट्रोल पे रिलायबिलिटी है आपका, तो आप उस एविडेंस पे भरोसा करो, वरना मत करो। रिटर्न फॉर्म में हो तभी भरोसा करो मेनली, और हमेशा ओरिजिनल कॉपी पे भरोसा करो, जीरोक्स, डुप्लीकेट, फोटो कॉपी पे नहीं। तो एविडेंस अगर ओरिजिनली हो, एक्सटर्नली आया हो, ऑडिटर खुद बनाया हो, क्लाइंट अगर दिया हो तो क्लाइंट का इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग हो और रिटर्न फॉर्म में हो, तब तो एविडेंस ज़्यादा भरोसा करने लायक है। आप उस एविडेंस पे डिपेंड करोगे, वरना आप उस एविडेंस पे डिपेंड नहीं करोगे। यहां तक क्लियर है? तो हम आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग पहला टॉपिक पढ़े ऑडिट प्लानिंग प्रोसीड्योर, दूसरा चीज पढ़े हम लोग डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, क्या क्या पेपर वर्क होता है, तीसरा हम लोग पढ़े एविडेंस के बारे में। अब आते हैं चेकिंग के बारे में। एविडेंस मिल गया तो देखो हम लोग प्लानिंग प्रोग्रामिंग कर लिए, डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर लिए, एविडेंस जुगाड़ लिए, अब अपने हिसाब से चेकिंग करेंगे। तो देखो चेकिंग कितने टाइप का होता है। नंबर है रूटीन चेकिंग। रूटीन चेकिंग एंड वाउचिंग कैन बी रिगार्डेड एज टू इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ ऑडिटिंग प्रोसेस। रूटीन चेकिंग इज अ टोटल प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग कंट्रोल विच इंक्लूड्स, देखो रूटीन चेकिंग में हम क्या क्या करते हैं, एग्जामिन द टोटलिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ द बुक्स, आप टोटल और बैलेंसेस चेक करते हो। एग्जामिन द पोस्टिंग फ्रॉम प्राइमरी बुक टू द लेजर अकाउंट, मतलब जनरल एंट्री टू लेजर आपका पोस्टिंग करेक्ट है कि नहीं वो चेक करते हो। आजकल वो जरूरत नहीं पड़ता क्योंकि अब ऑनलाइन हो गया। एग्जामिनिंग ऑफ टोटलिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ द लेजर अकाउंट एंड ऑफ द ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर्ड विद द बैलेंसेस, मतलब आप स्टेप बाय स्टेप जा रहे हो, पहले जनरल टू लेजर चेक किए, फिर लेजर टू टीबी चेक कर रहे हो। एंड ओवरऑल एग्जामिनेशन ऑफ राइटिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन प्रॉपर्टी, आप जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया मतलब वही फाइनल अकाउंट, उसका ओवरऑल एनालिसिस भी करते हो। तो ये पूरा रूटीन चेकिंग है, मतलब एक तरीके से आप बोलो कंप्लीट चेकिंग का बात हो रहा है। तो वाउचिंग इसी को बोलते हैं, एक वर्ड यूज होता है बहुत ज्यादा, वाउचिंग किया आज तो हम बहुत ज्यादा। वाउचिंग मतलब हम एक एक बिल को ये देखें कि उसका जनरल एंट्री क्या हुआ, उसका लेजर पोस्टिंग क्या हुआ, उसका ट्रायल बैलेंस में कहाँ इंपैक्ट हुआ, उसका फाइनल अकाउंट में क्या इंपैक्ट हुआ। देखो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में ये सब कुछ चेक करना पॉसिबल नहीं है हर एक एंट्री का, हम सैंपल बेसिस पे उठाते हैं, हम 100-200 एंट्री को लेके देखते हैं। अगर उनका प्रोसेस ठीक मिल रहा है तो मतलब बाकी भी ठीक है, अगर उनका प्रोसेस में गड़बड़ी मिल रहा है मतलब प्रॉब्लम है, हमको डिटेल जाना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट रूटीन चेकिंग इज कंसर्न विद असर्टेनिंग द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। हम रूटीन चेकिंग करते हैं अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को जानने के लिए। कास्टिंग, पोस्टिंग एंड कैरी फॉरवर्ड। कास्टिंग मतलब जर्नल एंट्री करना, पोस्टिंग मतलब लेजर और टीबी में पुट करना, और कैरी फॉरवर्ड्स मतलब बैलेंस शीट वगैरह में बैलेंसेस को लेके जाना। तो द स्कोप ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रूटीन चेकिंग डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड साइज। अब हम बोल दिया ना, कितना जर्नल एंट्री चेक करोगे, सारा कि 10% कि 50%, ये डिपेंड करता है उस ऑर्गेनाइजेशन का नेचर कैसा है और साइज कैसा है, कितना इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है। अगर इंटरनल कंट्रोल बहुत स्ट्रांग है तो आपको बहुत ज्यादा डिटेल चेक करने का दरकार नहीं है, और कंपनी का इंटरनल कंट्रोल बहुत कमजोर है तो आपको डिटेल में जाना पड़ेगा। On the other hand, vouching may be defined as the process of examining the trueness, exactness and validity of the transaction। हम बोले ना वाउचिंग में क्या करते हो, एक डॉक्यूमेंट है, बिल है, इनवॉइस है, चालान है कुछ, जिसका आप पूरा एंट्री का प्रोसेस देखते हो कि वो एक्यूरेटली हुआ है कि नहीं हुआ। तो रूटीन चेकिंग और वाउचिंग इसीलिए एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि दोनों काम एक जैसा ही है। अब यहाँ पे हम कुछ डिफरेंस बिटवीन भी दिए या कॉम्प्लीमेंट ही दिए। रूटीन चेकिंग जजेस द मैथमेटिकल एक्यूरेसी, whereas vouching जज द ट्रूनेस। रूटीन चेकिंग आपका एक्यूरेसी चेक करता है मैथमेटिकली, जबकि वाउचिंग आपका ये चेक करता है कि जो एंट्री है वो सच्चा है कि झूठा है। रूटीन चेकिंग इज कन्फाइंड टू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आप रूटीन चेकिंग में बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही देखते हो, जबकि वाउचिंग में आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बियॉन्ड भी देखते हो। ये बिल तो नकली नहीं है ना, ये वाउचर तो असली है ना, साइन तो असली है ना, ये सब चीज चेक करते हो। रूटीन चेकिंग हेल्प अस इन डिटेक्टिंग द स्मॉल एरर। रूटीन चेकिंग में जनरली आप अरिथमेटिकल एक्यूरेसी देख रहे हो
कि पोस्टिंग ठीक हुआ है तो अमाउंट कैरी फॉरवर्ड ठीक हुआ है तो स्मॉल एरर्स मिलता है। लेकिन वाउचिंग में आपको बहुत बार फ्रॉड मिलता है, क्योंकि असली में तो यही होता है ना, नकली बिल बना देना, बिल नहीं है एंट्री कर देना, झूठा एक्सपेंडिचर दिखा देना, वो सब पकड़ने में मिलता है। द स्कोप ऑफ रूटीन चेकिंग इज स्मॉल बट द स्कोप ऑफ वाउचिंग इज लार्ज। तो ये सब है कुछ डिफरेंस बिटवीन। रूटीन चेकिंग हो गया। नेक्स्ट है टेस्ट चेकिंग। अब ये टेस्ट चेकिंग क्या है? टेस्ट चेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग एंड चेकिंग अ फ्यू ट्रांजेक्शन फ्रॉम अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन। आपके यहाँ 1 करोड़ एंट्री है, हम हर महीना का जनवरी महीना में 20 उठा लिया, फरवरी में बिगनिंग में 20, तो मार्च में एंडिंग में 20, हर जगह से हम 20 हर महीना का उठा लिया। 20 एंट्री सेल का, 20 एंट्री परचेज का। 20 एक एग्जाम्पल है, डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के साइज के ऊपर। तो टेस्ट चेकिंग मतलब यही होता है कि फ्यू ट्रांजेक्शन्स को चेक करना लार्ज वॉल्यूम में से निकाल के, मतलब सैंपल बेसिस पे। टेस्ट चेकिंग का मतलब सैंपल चेकिंग। If the entries checked are found to be correct, then the auditor assume that remaining entries are also correct. The technique is based on theory of sampling. देखो हम क्या बोले, ये पूरा का पूरा सैंपल बेसिस पे है, which is commonly used as a statistical method. स्टैट्स में जैसे प्रोबेबिलिटी में करते हो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में करते हो, वो सब लॉजिक यहाँ लगता है। Checking each and every transaction that occurred during year is both redundant and uneconomical. नामुमकिन भी है और बहुत खर्चा हो जाएगा, अगर हर एक एंट्री को चेक करवाना पड़ेगा, उतने आदमी रखना पड़ेगा। Therefore, auditor verifies and examine few representative transaction. कुछ एंट्री फिक्स एसेट का उठा लिया, कुछ एंट्री परचेज का, कुछ एंट्री सेल का, कुछ एंट्री ट्रेवलिंग एक्सपेंस का, कुछ एंट्री सैलरी एक्सपेंस का। तो जितने जितने हेड है उनमें से हर एक हेड का कुछ कुछ एंट्री उठा लिया। टेस्ट चेकिंग कहाँ एप्लीकेबल है? जहाँ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा हो, जहाँ ट्रांजेक्शन्स बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं, तो वहाँ पे हर छोटा बात चेक नहीं हो सकता, बड़े बातों में ध्यान देना पड़ेगा। जहाँ पे ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल के ऊपर भरोसा कर सकते हैं कि इंटरनल कंट्रोल अच्छा है, जहाँ पे ऑडिटर इतना एक्सपीरियंस है कि वो सैंपल सही से उठा सके। ऑडिटर को खुद पर भरोसा होना पड़ेगा कि वो सैंपल ठीक उठा लेगा, तब टेस्ट चेकिंग में जाने में फायदा है, वरना रूटीन चेकिंग में जाओ भैया, पूरा डिटेल चेक करो। यहाँ पे एडवांटेज डिसएडवांटेज दिए टेस्ट चेकिंग का, वो एक बार पढ़ लेना आप लोग। ऑडिटर का क्या क्या ड्यूटी है, ये काम का बात है। और आखिरी आएगा ऑडिट इन डेप्थ, ये भी एक काम का बात है। टेस्ट चेकिंग में 3 टाइप का होता है, तो आएगा तीसरा ऑडिटिंग इन डेप्थ। तो पहले ड्यूटी रिगार्डिंग द टेस्ट चेकिंग। एंट्रीज सेलेक्टेड फॉर टेस्ट चेकिंग मस्ट बी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन। आप सारा खाली सेल वाउचर मत देख लो, या आप खाली सारा ट्रेवलिंग एक्सपेंस मत देखो, या खाली सैलरी का एक्सपेंस मत देखने बैठ जाना। आपको ऐसे ट्रांजेक्शन्स उठाने पड़ेंगे जो हर एक का थोड़ा थोड़ा रिप्रेजेंटेशन करते हो। तो पहला ड्यूटी आपका ये बनता है। ऑडिटर शुड सेलेक्ट द टेस्ट इंडिपेंडेंटली विदाउट रिगार्डिंग द सजेशन ऑफ द क्लाइंट स्टाफ। आप क्लाइंट के स्टाफ से मत पूछो कि किस टाइप का एंट्री चेक करें, वो तो वही बोलेगा जिसमें उसको पता गड़बड़ी नहीं है। हमेशा इंडिपेंडेंट रहो, खुद से लॉजिक लगाओ। एंट्रीज सेलेक्टेड फॉर टेस्ट चेक शुड बी चूजन बाय द ऑडिटर कॉशियसली। बहुत ध्यान रख के एंट्री सेलेक्ट करो, अपना प्रोफेशनल स्किल को यूज करो, आप दिमाग लगाओ कहाँ ज़्यादा गड़बड़ी होने का स्कोप होता है। टेस्ट चेक शुड नॉट बी अडॉप्टेड इन वाउचिंग द एंट्रीज इन कैश बुक एंड बैंक बुक। एकदम, जब कैश बुक और बैंक बुक चेक कर रहे हो टेस्ट चेकिंग में बिल्कुल मत जाओ। कैश बुक और बैंक बुक जब चेक कर रहे हो सारा एंट्री चेक करो। द ऑडिटर शुड नॉट अडॉप्ट टेस्ट चेक व्हाइल चेकिंग द एंट्रीज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट मंथ। हमेशा यह बुद्धि मत लगाओ कि महीना का आखिरी का एंट्री और महीना का लास्ट का एंट्री पे खाली सैंपल मारेंगे। तो वो लोग क्लाइंट भी बहुत चालू है, वो बिगनिंग और एंडिंग में सब मेंटेन करते हैं। तो आपको सॉरी उल्टा बोल दिया, फर्स्ट एंड लास्ट आपको ज्यादा ध्यान से चेक करना है। सॉरी, फर्स्ट एंड लास्ट आपको ज्यादा ध्यान से चेक करना है। टेस्ट चेक शुड बी सो डिवाइज्ड दैट साइजेबल पोर्शन ऑफ द वर्क डन। हाँ, ऐसा नहीं हो कि 1 लाख में आप 5000 एंट्री चेक करके आ गए, थोड़ा बड़ा साइज सैंपल लो। ऑडिटर शुड कंसिडर हिज पास्ट एक्सपीरियंस। आप इस क्लाइंट के पिछले ऑडिट में आपको क्या क्या जान दिए थे, कहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था, उन पे ज़्यादा फोकस करो। तो ये था टेस्ट चेकिंग में एज ऑडिटर आपको किन बातों का ध्यान रखना है। लास्ट टाइप ऑफ चेकिंग का बात करेंगे, ऑडिटिंग इन डेप्थ। नाम से समझ में आ गया होगा। जैसे टेस्ट चेकिंग का मतलब था सैंपल बेसिस पे, यहाँ पे क्या बोलोगे? बोलो, डिटेल चेकिंग की सैंपल चेकिंग?
गलत। आप करेक्ट हो, पार्शियली करेक्ट हो, हम बताते हैं कैसे। गाइस हम करेंगे तो डिटेल चेक, लेकिन सारा ट्रांजैक्शन का नहीं। कोई अगर हम कुछ ट्रांजैक्शन को पकड़ेंगे जिनका बिगिनिंग से एंड तक सब कुछ चेक करेंगे। तो देखो यहां क्या लिखा, ऑडिटिंग डेप्थ रेफर्स टू एन एग्जामिनेशन ऑफ फ्यू सेलेक्टेड ट्रांजैक्शन फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, एंटायर फ्लो ऑफ द ट्रांजैक्शन। हम पूरा फ्लो चेक करेंगे, कैसे बिल आया, कैसे पार्टी को ऑर्डर मिला, हम कैसे उसी पार्टी को ऑर्डर देने के लिए सेलेक्ट किए, प्रोसेस क्या था सिलेक्शन का, चेक मार्केट में और जगह से पता लगाए थे क्या रेट, अब ऑर्डर कैसे दिए, ऑर्डर के टाइम में नेगोशिएशन कैसे हुआ, बिल कैसे बना, स्टॉक में माल कैसे घुसा, उसका रजिस्टर में एंट्री कैसे हुआ, फिर बिल आया कैसे, बिल का एंट्री कैसे हुआ टैली में, बिल क्रॉस चेक हुआ कि नहीं हुआ, बिल पे सिग्नेचर जो किया वो ऑथोराइज्ड पर्सन था कि नहीं, बिल फाइल में कैसे गया, विदाउट एंट्री हुए तो नहीं चला गया। तो एक एक बात उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन जिसको हम उठा रहे हैं उसका एक एक इंच बाय इंच चेक करेंगे। ये ज्यादातर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होता है, क्योंकि वहां पे बहुत इसमें झोल झपेटा होता है। ऑर्डर किसी को भी दे दिए, जानबूझ के महंगा वाला ऑर्डर दे दिया अपने जान पहचान वाले को, तो ये सब होता है। तो देखो, ऑडिटिंग इन डेप्थ रेफर्स टू एग्जामिनेशन ऑफ फ्यू selected transaction from the beginning to the end, the entire flow of the transaction. While auditing in depth, the auditor review all the accounting and operational aspect of the transaction. हम उसका accounting aspect भी देखेगा और उसका operational aspect भी देखेगा। सिर्फ accounts में क्या हुआ ये नहीं देखना है हमको उस transaction का। Apart from accounts, order कैसे दिए, पार्टी कैसे negotiate किया, कैसे हम उससे सस्ता करवाए, ये सब चीज को go through करेंगे। तो origin to the end, तो आपको एक ओवरऑल व्यू मिल जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन काम कैसे करता है। अगर आपको उस व्यू में कोई गड़बड़ी नहीं मिलता है, ऑलमोस्ट एक्यूरेट मिलते हैं, तो मतलब यहाँ पे ठीक है, और अगर आपको वहाँ गड़बड़ी मिलती है मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है। तो ऑडिटिंग डेप्थ का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दिए। ऑडिटिंग डेप्थ का फायदा है कि ऑडिट जल्दी कंप्लीट हो जाता है, टाइम और कॉस्ट बचता है, मैनिपुलेशन होने का रिस्क कम रहता है और प्लानिंग के हिसाब से ऑडिट होता है। लेकिन इसका डिसएडवांटेजेस भी है, कई बार रॉन्ग एंट्री सेलेक्ट हो गया, वहां सब कुछ ठीक था, वहां कोई गड़बड़ी नहीं था। ये स्मॉल बिजनेस में सुटेबल नहीं है, क्योंकि स्मॉल बिजनेस में इतना डिटेल में बातें होती नहीं है और ये इंट्यूजन पे ज्यादा होता है, हम कौन सा एंट्री चूज किया और कौन सा नहीं। तो ये था हम लोगों का पॉइंट चेकिंग के बारे में। 3 पॉइंट पढ़े चेकिंग के बारे में। रूटीन चेकिंग, जिसमें सारा ट्रांजेक्शन का पूरा डिटेल चेक करते हैं, और दूसरा हम लोग पढ़े ऑडिटिंग इन क्या बोलते हैं टेस्ट चेकिंग, और फिर पढ़े ऑडिट इन डेप्थ। अब आते हैं उस लास्ट क्वेश्चन पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइस आपके सिलेबस बुक में हमको 2 ही चीज दिखाई दिया कि ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, ऑडिटिंग इंस्टीट्यूट का ऑडिट है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का, एंड हॉस्पिटल का ऑडिट है। आपके सिलेबस में यही लिखा हुआ है, बट हम ये नोट्स ऐसे प्रिपेयर किया है कि आपको अगर इसके अलावा किसी और का भी ऑडिट करने बोल दे तो आप दिमाग लगा पाओ, आप अपने मन से पॉइंट्स बना के लिख पाओ। अगर आपको हम बोल दे आप एनजीओ का ऑडिट करने जाओ तो क्या करोगे, अगर हम आपको बोल दिया आप क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल सीएबी का ऑडिट करने जाओ तो क्या देखोगे, अगर आप एक क्या बोलते हैं कोचिंग सेंटर का, बड़ा कोचिंग सेंटर का ऑडिट करने जाओ तो क्या देखोगे, एलन का या जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर होते हैं उन लोगों का। तो गाइस लॉजिक क्या है इसके पीछे, देखो आपको ये हेडिंग दिखाई दे रहा होगा, पहले कभी हेडिंग पे गौर करना। हम पूरा ऑडिटिंग प्रोसेस को 4 कैटेगरी में तोड़ दिया। हम सबसे पहले कंपनी वहां का प्रिलिमिनरी ऑडिट का कुछ प्रिलिमिनरी डिटेल चेक करेगा। प्रिलिमिनरी डिटेल मतलब बिगिनिंग डिटेल, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। हम उस ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कंट्रोल चेक करेगा, हम उस ऑर्गेनाइजेशन का एसेट्स एंड लायबिलिटीज देखेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर देखेगा, इनकम देखेगा और एक्सपेंडिचर देखेगा। हमेशा ऑडिट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करना हो आपको लॉजिक यही फॉलो करना पड़ेगा। पहले आप कुछ प्रिलिमिनरी ऑडिट करोगे, फिर इंटरनल कंट्रोल देखोगे, फिर एसेट्स एंड लायबिलिटीज में क्या क्या देखेंगे, फिर इनकम और एक्सपेंडिचर में क्या क्या देखेंगे, दैट्स इट। अब कोई का भी ऑडिट आपके एग्जाम में आ जाए लिखने, आप बिंदास 1, 1.5, 2 पेज लिख सकते हो, क्योंकि ये जो पॉइंट्स हम दिए हैं ये आपको सब में ऑलमोस्ट कॉमन मिलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से।
Audit of books of educational institution, that is school, college, universities, etc., known as audit of educational institutions. This type of audit comes under the category of special audit. इन सबको special audit बोलते हैं. तो देखो प्रिलिमिनरी में क्या क्या देखोगे. देखो हम बोल्ड जो किया है वो बोल्ड वाला ही बात काम का है. तो आप अपना लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट देखोगे. आपको उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या बुक्स, डॉक्यूमेंट और रजिस्टर मिल सकता है उसका एक लिस्ट बनाओगे. लास्ट ईयर का ऑडिट रिपोर्ट देखोगे और उसमें ऑडिटर क्या ऑब्जर्वेशन दिया था, या ऑडिटर कोई क्वालिफिकेशन लगाया था क्या, मतलब कोई रेड मार्क लगाया था क्या. प्रोविजंस क्या क्या बनाते हो आप ऑडिट के बारे में और अकाउंट्स के बारे में. कंपनी का मिनट्स, मीटिंग बुक्स, वो सब मंगवाओगे. कोई जैसे अभी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है तो इसको कहीं से कोई ग्रांट मिलता होगा ना, डोनेशन वगैरह. कोई बड़ा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से मैक्सिमम स्कूल्स को, स्कूल कॉलेजेस को, इन लोगों को ग्रांट्स मिलता है. तो वैसा कोई ग्रांट है तो कोड ऑफ स्टेट, हर स्कूल कॉलेज के लिए कुछ नियम कानून होगा. तो वो नियम कानून क्या क्या एप्लीकेबल है हर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर. गाइस दुनिया में कुछ ना कुछ तो नियम कानून लागू होता होगा. अगर आप फैक्ट्री चलाते हो तो आपके लिए कुछ नियम कानून होंगे. अगर कोई सर्विस सेक्टर चला रहा है तो उसके लिए नियम कानून होगा. अगर कोई IT डिपार्टमेंट चला रहा है तो उसके लिए नियम कानून होगा. कोई स्कूल कॉलेज चला रहा है तो उसके लिए नियम कानून होगा. तो कोड ऑफ स्टेट रिगार्डिंग द ग्रांट इन एड, मतलब आपके ऊपर कौन कौन से नियम कानून एप्लीकेबल है वो देखना पड़ेगा. प्रोविजंस एंड रूल्स ऑफ रिलेटेड लॉज, आपके ऊपर कौन कौन से लॉ एप्लीकेबल है, वही ऊपर वाला बात हम बोला. तो आपको ये प्रिलिमिनरी बात आप हर एक में लिख सकते हो. तो आप खाली एक जगह पढ़ो और सब जगह लिखो. लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट का बात, कौन कौन सा बुक रजिस्टर मेंटेन होता है, लास्ट ईयर का ऑडिट रिपोर्ट में ऑब्जर्वेशन है अगर कुछ है, क्वालिफिकेशन कुछ है, आप क्या क्या आपके यहाँ पे अकाउंटिंग डीड क्या बना हुआ है, पार्टनरशिप अगर है तो, चैरिटेबल एजुकेशन क्या होता है, चैरिटेबल ट्रस्ट होता है तो ट्रस्ट डीड होगा. आपका मिनट्स, बोर्ड मीटिंग्स का डिटेल, सेल परचेज, मीटिंग्स किस चीज़ का, देखो मिनट्स एंड मीटिंग के नीचे भी कुछ बोल्ड किए हैं. तो मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ट्रस्टी और गवर्निंग बॉडी ऑफ सेल, परचेज ऑफ फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, इन सब से रिलेटेड मिनट्स. आपके ऊपर अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट का कोई नियम कानून है तो वो, आपके ऊपर अदर कोई लॉ अगर एप्लीकेबल है तो वो, तो ये आप सब में लिख सकते हो गाइस. अब देखो इंटरनल, अब हो गया है प्रिलिमिनरी हम देख लिए. अब आगे बढ़े. इंटरनल कंट्रोल में हम क्या क्या चेक करेंगे. देखो दो चीज का बात होगा, इंटरनल कंट्रोल ऑन स्टॉक, इंटरनल कंट्रोल ऑन फिक्स एसेट एंड इंटरनल कंट्रोल ऑन अकाउंट्स. तो देखो इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल चेक इज वर्किंग और नॉट, ये चेक करोगे कितना इफेक्टिवली काम करता है. सिस्टम टू फिजिकली वेरीफाई द फिक्स्ड एसेट, तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स्ड एसेट, स्टॉक, इनका फिजिकल वेरिफिकेशन का तरीका क्या है, तुम कैसे कंट्रोल करते हो कि चोरी तो नहीं हो जाए ना. आज मैकडोनल्ड्स वगैरह का ऑडिट करने जाएं, यहाँ तो खाने का कितना सारा आइटम है, छोटा 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 छोटा. अब उसका तो कोई डिटेल अगर ही नहीं है, ठीक से मेंटेन ही नहीं हो रहा है, मतलब वहाँ तो घपला होने का स्कोप है. कोई भी स्टाफ चोरी करके भाग जाएगा, पता ही नहीं चलेगा. कितना कोल्ड ड्रिंक का बॉटल आया नहीं पता. मशीन्स का चोरी हो सकता है, फिक्स्ड एसेट का अगर कोई कंट्रोल नहीं है तो इंटरनल कंट्रोल का मेनली मतलब है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन पे आपके डायरेक्टर, मैनेजर, मैनेजमेंट का कंट्रोल कैसा है. तो इंटरनल कंट्रोल या इंटरनल चेक इज वर्किंग और नॉट. फिजिकली आप लोग कैसे वेरीफाई करते हो. कंट्रोल सिस्टम कंसर्निंग प्रॉपर ऑथराइजेशन, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है. किस आदमी को क्या ऑथराइजेशन का पावर दिया हुआ है. सबको तो सारा पावर नहीं होगा, तो किसको क्या पावर दिया हुआ है वो चेक करो. BRS रेगुलर इंटरवल पे बनता है कि नहीं बनता है, ये भी एक इंटरनल कंट्रोल को चेक करने का बहुत अच्छा तरीका है. वेवर ऑफ फीस, स्कूल कॉलेज होगा तो फीस वेव करेगा, तो हर कोई कर देगा क्या. कल को हम अपने स्कूल में एक टीचर है, हम बोल देंगे एक स्टूडेंट को जाओ तुम्हारा फीस माफ इस महीने का, हम कर सकते हैं क्या ये चीज, बोलो. हम कर सकते हैं ये चीज, कर सकते हैं अगर हमको स्कूल ऑथराइज करे तो. हाँ तो यही तो इंटरनल कंट्रोल का चेक हो गया ना बेटा, कि स्कूल मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन किसको क्या पावर दे के रखा है. तो यही में इंटरनल कंट्रोल जब हम लोग चेक करते हैं ना मनीष, एज ऑडिटर, हम लोग नॉर्मली जब ऑडिट करने जाते हैं और हम लोग ऑर्गेनाइजेशन का जब इंटरनल कंट्रोल को देखते हैं तो हम लोग ये देखते हैं किसको क्या पावर मिला हुआ है और उसको वो पावर प्रॉपर्ली ऑथराइज्ड है कि नहीं है. यही है इंटरनल कंट्रोल का चेकिंग. तो अच्छा, कलेक्टिंग फीस, हर कोई फीस कलेक्ट नहीं करेगा, कैशियर कलेक्ट करेगा, तो उसको वो ऑथराइजेशन होना चाहिए, ये देख लो.
फीस का जो रिसीवेबल है उसको रिकंसाइल करो रिसिप्ट से, ये सब चेक करना इंटरनल कंट्रोल है। प्रॉपरली फीस बैंक में उसी दिन डिपॉजिट होता है कि नहीं होता है। अगर फीस कलेक्ट हो रहा है और 2-3 दिन तक गल्ला में पड़ा रह रहा है तो इंटरनल कंट्रोल अच्छा नहीं है। तो इंटरनल कंट्रोल को ये भी एक चेक करने का तरीका है कि पेमेंट्स वगैरह टाइमली बैंक में जमा होते हैं कि नहीं। स्कूल कॉलेज है इसलिए हम ये भी बोल सकते हैं फीस कलेक्शन का एक रजिस्टर होता होगा, वो डेली मेंटेन होता है कि नहीं। लिस्ट ऑफ सप्लायर, स्पोर्ट्स मटेरियल, स्टेशनरी, लैब आइटम, इनका जो सप्लायर है कोई से भी मंगवा लेते हो या प्रॉपर मीटिंग होकर डिसाइड हुआ था कि यही सप्लायर चूज करेंगे हम। होता है ना स्कूल में, आप लोग देखे होंगे बहुत सारे स्कूलों में वेंडर वगैरह सेलेक्ट होते हैं ड्रेस देने के लिए। नारायणा में हुआ था मंजुला सबसे बड़ा टोपीबाज। हाँ, तो वो तो यानी वहाँ पर यानी वो सब अप्रूवल कैसे हुआ। देखो स्कूल में ना स्पोर्ट्स मटेरियल, स्टेशनरी बहुत लगता होगा ह्यूज क्वांटिटी में, तो उसका ऑर्डर हम प्रॉपर सप्लायर को देंगे ना, किसी भी दुकान से ऐसे ले आएंगे बिना मोल भाव किए, बिना पता लगाए। तो ये भी एक इंटरनल कंट्रोल का बात है कि आप सप्लायर कैसे चूज करते हो और प्रॉपर सप्लायर को अप्रूवल होने के बाद ही माल आया है। तो कंट्रोल सिस्टम फॉर पेमेंट, पेमेंट करने का कंट्रोल किसके पास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हर कोई पे नहीं कर सकता, रिसीव तो कोई भी करके लाके जमा कर दिया, लेकिन पे करने का कंट्रोल प्रॉपर है कि नहीं है। स्कूल कॉलेज बहुत बार ना छुट्टियों में अपना सेमिनार हॉल, कन्वेंशन के लिए हॉल वगैरह देता है, अपना जो ऑडिटोरियम होता है वो कॉन्फ्रेंस के लिए दे देता है, तो उसको देने का परमिशन है कि नहीं, और दिया जाता है तो कैसे ऑथराइज होता है। तो ये सब अच्छा। फीस स्ट्रक्चर कौन ऑथराइज करता है, ये भी एक बहुत अच्छा बात है। क्लास 8 का फीस 8,000 होगा या 7,000 होगा या 6,000 होगा, क्लास 12 का फीस 9,000 होगा या 5,000 होगा, ये ऑथराइजेशन किसके पास है, प्रिंसिपल या चेयरमैन। तो उन लोगों को वो लोग प्रॉपरली ऑथराइज्ड है कि नहीं है जो आदमी कर रहा है स्ट्रक्चर डिसाइड। तो ये सब हम लोग इंटरनल कंट्रोल में देखते हैं। एसेट वगैरह में देखने जाते हैं तब क्या देखते हैं, एसेट का रजिस्टर चेक करते हैं, डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन चेक करते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपरली हुआ है कि नहीं हुआ है, और डोनेशन वगैरह जो मिला है उस पैसे को कैसे यूटिलाइज किए। इन्वेस्टमेंट या फिक्स एसेट जब खरीद रहे हो, परचेज कर रहे हो, तो प्रॉपर नियम कानून फॉलो हुआ कि नहीं हुआ। और इन लोगों के ऊपर तो स्टेट गवर्नमेंट, यूजीसी, इन लोगों का कुछ पावर चलता है ना स्कूल कॉलेजेस के, हॉस्पिटल्स के ऊपर, स्कूल्स के ऊपर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। तो उनका जो भी रिक्वायरमेंट का नियम कानून है एसेट लाइबिलिटी को खरीदने को लेकर, वो प्रॉपरली फॉलो हुआ है कि नहीं। अब आ जाते हैं इनके इनकम पे क्या चेक करेंगे सर। तो फीस जो चार्जेस या कोई भी फीस रिसीव हुआ है, एडमिशन फी, ट्यूशन फीस, स्पोर्ट फीस। अब आप सोचो, आप अपने दिमाग में पिक्चर बनाओ ना कि एक स्कूल में क्या क्या टाइप का इनकम हो सकता है, वो एक एक करके चेक करते जाओ। तो फीस वगैरह, चार्ज वगैरह मिलता है, उनका रिसिप्ट चेक करो। स्टेट गवर्नमेंट वगैरह, यूनिवर्सिटी वगैरह से ग्रांट मिलता है, मतलब डोनेशन, उसका आने जाने का फिगर चेक करो। कैश बुक को रिकंसाइल करो, फीस कितना मिलना चाहिए था, फीस कितना मिला, आउटस्टैंडिंग फीस है क्या वो देखो। हॉस्टल वगैरह का कमाई होता है स्कूल वगैरह में, जो लोग हॉस्टल मेंटेन करते हैं। मेस कैंटीन वगैरह का, मेस वगैरह का, कैंटीन वगैरह का कमाई होता है। कई बार क्लोथिंग बेचते हैं वो लोग, तो उनका कमाई होता है, तो वो सब कमाई चेक करो। मतलब आप दिमाग में पिक्चर बनाओ ना कि उस ऑर्गन, देखो एसेट लाइबिलिटी, इंटरनल कंट्रोल और प्रिलिमिनरी वो नॉर्मल है, उसमें कुछ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं है, हर ऑर्गेनाइजेशन में ऑलमोस्ट सिमिलर है। लेकिन इनकम और एक्सपेंडिचर तो हर ऑर्गेनाइजेशन में सिमिलर नहीं होगा ना भाई। स्कूल का कमाई का अलग अलग जरिया होगा, हॉस्पिटल के कमाई का अलग अलग जरिया होगा, जब भी हम लोग आगे बात करने वाले। तो आप लोग फीस के बारे में देखो, कितना फीस मिलना चाहिए, कितना मिला, हॉस्टल से कितना कमाई हुआ, कैंटीन से कितना कमाई हुआ, मेस से कितना कमाई हुआ, क्लोथिंग बेच के कितना कमाई हुआ। बुक्स हम यहाँ नहीं लिखा है लेकिन आप बोल सकते हो, स्कूल तो बुक्स बेचती है बहुत बार, तो वो बुक्स बेच के कितना कमाई हुआ, उन सब का डिटेल चेक करना है। डोनेशन रिसीव का एक रजिस्टर होता होगा, वो चेक करना है। कौन सा डोनेशन रेवेन्यू नेचर का, कौन सा कैपिटल नेचर का, ये एक अच्छा पॉइंट है, ये नॉर्मल नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाने का पॉइंट है। जो पैसा मिला उसी पर्पस के लिए यूज हुआ कि नहीं, देखो हम लिखा भी है सेल ऑफ बुक्स इनकम, तो वो सब चेक करो। वैसे ही एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस, वाटर चार्ज, स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड परचेज ऑफ स्पोर्ट्स आइटम, हॉस्टल अगर मेंटेन करे तो हॉस्टल का खर्चा भी हो रहा होगा, कमाई आ रहा है तो। फूड आइटम अगर बेच रहे हो कैंटीन और मेस से, तो उसका खर्चा भी तो हो रहा होगा।
क्लोथिंग अगर बेच रहे हो तो उसको लाने का खर्चा भी तो हो रहा होगा। टीडीएस कटा कि नहीं, एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय का इंश्योरेंस वगैरह ठीक से जमा हुआ कि नहीं, सैलरी का डिटेल चेक करो। स्कॉलरशिप देते हो स्टूडेंट लोग को फ्री में पढ़ने का मौका, तो वो देखो उसका स्कॉलरशिप का पेमेंट कैसे हुआ, कोई आउटस्टैंडिंग पेमेंट है क्या वो देखो। बुक्स खरीदने के पीछे जो खर्चा हुआ, लाइब्रेरी बुक्स का जो एक्सपेंस हुआ, लैब वगैरह में जो यहाँ नहीं लिखे हैं वो पॉइंट वो आप बोल सकते हो। स्कूल कॉलेज में लैब के लिए केमिकल मटेरियल सब खरीदते होंगे, उनके पीछे कैसा खर्चा हुआ। तो देखो हम आपको एक आइटम का लिस्ट दे दिया, मेन आइटम ऑफ इनकम, मेन आइटम ऑफ एक्सपेंस। मेन आइटम क्या है इनकम का, एडमिशन फी, ट्यूशन फीस, एग्जामिनेशन फी, फाइन, सिक्योरिटी मनी, डोनेशन फ्रॉम पब्लिक, ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट, प्राइज मनी, ये सब। मेन एक्सपेंस क्या है, सैलरी, प्रोविडेंट फंड, एग्जामिनेशन एक्सपेंस, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग एक्सपेंस, स्कॉलरशिप एक्सपेंस, रिपेयरिंग ऑफ फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट, स्पोर्ट्स वगैरह ऑर्गेनाइज कराए उसका खर्चा, लाइब्रेरी बुक्स का खर्चा, बहुत सारा फंक्शंस वगैरह कराते हैं उसका खर्चा, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स का खर्चा, मेडिकल एक्सपेंस, ऑडिट फीस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, टेलीफोन चार्ज, लेबोरेटरी एक्सपेंस, ये सारा बिल्डिंग एंड रिपेयर मेंटेनेंस, ये सारा खर्चों के बारे में हम लोग डिटेल चेक करते हैं। देखो सेम आंसर अब हम ऑडिट और हॉस्पिटल में लिखा। प्रिलिमिनरी ऑडिट एक्सपेंस, ऑडिट एसेट एंड लायबिलिटी, ऑडिट इनकम। तो प्रिलिमिनरी में देखो भाई लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, ऑडिट रिपोर्ट ऑफ लास्ट ईयर, ग्रांट एंड डोनेशन टू द हॉस्पिटल, इंपॉर्टेंट क्लॉज ऑफ ट्रस्ट, अगर हॉस्पिटल चैरिटेबल ट्रस्ट है तो ट्रस्ट डीड, मिनट्स ऑफ द मीटिंग, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, परचेज ऑफ एसेट्स, इन सबको देखना। ऑडिट ऑफ एक्सपेंस में क्या देखोगे, पाउचिंग एंड परचेजेस, कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर एक्सपेंस, सैलरी ऑफ द स्टाफ। ऑडिट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी में क्या देखोगे, टाइटल आपके नाम पे, बिल्डिंग आपके नाम पे है कि नहीं, एसेट जो भी है वो ऑर्गेनाइजेशन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब में लिख सकते हो। एसेट जो भी है वो ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे है कि भाड़ा पे है, वो देख सकते हो, ये सब में कॉमन पॉइंट हो सकता है। ट्रस्टी वगैरह का कोई मीटिंग हुआ है तो उसका रिजोल्यूशन क्या पास हुआ एसेट परचेज को लेके, एसेट में डिप्रिसिएशन का डिटेल, लायबिलिटीज का क्या क्या फिगर अभी भी पेंडिंग है, कहाँ कहाँ आप इन्वेस्ट किए हो, दूसरे कंपनी के शेयर में, दूसरे कंपनी के डिवेंचर में, दूसरे कंपनी के बॉन्ड में, स्टॉक, मेडिसिन। अब यहाँ पे एसेट्स क्या होंगे, मेडिसिन का स्टोर रूम में मेडिसिन का स्टॉक होगा, क्लोथिंग का स्टॉक होगा, उनको फिजिकली वेरीफाई करना। अब आ जाता है ऑडिट का इनकम क्या होगा, हॉस्पिटल का बिल बुक चेक करना, जो पेशेंट का, विजिटिंग चार्ज वगैरह जो डॉक्टर से दे रहे हो या डॉक्टर से कलेक्ट कर रहे हो, मेडिसिन वगैरह बेच रहे हो, कुछ स्टे चार्जेस लगता है, रूम रेंट कमाते हो, फीस वगैरह लेते हो कुछ एक्स्ट्रा, कुछ कंसेशन या वेवर देते हो तो वो भी चेक कर लो। प्रॉपर्ली कैश बुक से बिल मैच हो रहा है कि नहीं, ये सब में कॉमन पॉइंट है इनकम में, कैश बुक से कैश रिसिप्ट्स मैच हो रहा है कि नहीं। रेंटल इनकम अगर कहीं से आ रहा है, कुछ भाड़ा पे लगाए हो आप, कोई पैसा लगाया तो वहां से इंटरेस्ट डिविडेंड आ रहा है, जितना इनकम सोच सकते हो सब लिख दो। देखो हम नीचे लिस्ट दे भी दी है, मेन आइटम ऑफ इनकम एंड मेन आइटम ऑफ एक्सपेंस। तो ये है ऑडिटिंग प्रोसीड्योर